प्रिय विद्यार्थियों, हम ब्रिटिश काल व स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रथम काल के बारे में पढ़ लिया था और इसके अलावा हम लोगों ने प्राचीन भारत में स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार हुआ और मध्यकालीन भारत में क्या स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में हमने देखा था। आज हम क्या है द्वितीय काल और उसके बाद के जो काल हैं उसमें क्या है स्थानीय शासन के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय काल जो है वो 1882 से 1919 के बीच की अवधि का माना जाता है। सन 1881 में क्या है स्थानीय शासन संबंधी जो पहले की जो नीतियां थी उसकी समीक्षा की गई और यह अनुभव किया गया कि देश के विभिन्न भागों में नगर पालिकाओं की संख्या और उसकी उपयोगिता में वृद्धि होने के बाद भी इन संस्थाओं का संपूर्ण देश में एक जैसा विकास नहीं हुआ। 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या है स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक और सार्वजनिक शिक्षा की क्या है प्रगति करना था और उसका विस्तार करना था। और यह भी घोषित किया गया कि इस प्रस्ताव के माध्यम से बुद्धिमान लोगों को स्थानीय शासन के कार्य में भाग लेने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाए। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वायत्त शासन का क्या है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का विचार था कि शिक्षा के प्रसार तथा प्रशासन में भाग लेने के लिए शिक्षित भारतीयों की इच्छा को देखते हुए यह जरूरी है कि उन्हें प्रशासन में भी भाग लेने का समुचित अवसर मिले। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उनके इस प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं कि पहली विशेष प्रस्ताव ये था कि इनके प्रस्ताव में कि प्रांतीय सरकारें स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं को उनके संवर्धन के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई। पहले तो ये था कि धनराशि क्या है ज़्यादा मिलनी चाहिए इनको स्थानीय संस्थाओं को। दूसरी विशेषता ये थी इनके प्रस्ताव में कि प्रांतों में स्थानीय स्वायत्त शासन का विकास किया जाए जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिल सके। स्वायत्त शासन के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए और वांछित जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए क्या है नए कानून बनाए जाने चाहिए। तीसरी इसकी विशेषता ये थी प्रस्ताव की कि नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की संस्थाओं में क्या है निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा जाए। प्रांतीय सरकारें जो हैं स्थानीय संस्थाओं पर एक अधिनायक की तरह नियंत्रण ना करे, वो एक डोमिनेंट की तरह नियंत्रण ना करे, अपितु वह नियंत्रण क्या है सुधारात्मक होना चाहिए। लॉर्ड रिपन का यह भी विचार था कि स्थानीय संस्थाओं को दायित्व दिए जाने से जिला प्रशासन तथा सरकारी विभागों का कार्यभार क्या कम हो जाएगा। साथ ही भारतीय समाज के पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को प्रशासन में भाग लेने का अवसर भी क्या है सुलभ हो सकेगा। जहाँ तक संभव हो नगर पालिका का अध्यक्ष गैर सरकारी लोगों में से ही चुना जाए, जिलाधीश को क्या है इसका अध्यक्ष न बना जाए। तो इस प्रकार से क्या है लॉर्ड रिपन के जो ये प्रस्ताव थे बहुत ही युगांतरकारी थे। इसी प्रस्ताव के कारण क्या है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। 1882 से पहले भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं कार्यशील तो थी, किंतु न तो उन्हें कोई स्वायत्तता थी न ही कोई उनको वित्तीय साधन थे। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को उस वक्त की नौकरशाही ने क्या है ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। नौकरशाही के इस विरोध के कारण यह प्रस्ताव उस रूप में क्रियान्वित नहीं हो सका जिस रूप में क्या है लॉर्ड रिपन इसको क्या है लागू करना चाहते थे। पहला ये था कि लॉर्ड रिपन की भावनाओं के अनुरूप क्या है अधिनियम ही नहीं बनाया गया। प्रस्ताव था लेकिन एक्ट जो बना वो क्या है नौकरशाही का जो मतलब ज़्यादा रुचि नहीं लेने से क्या है वो एक्ट जो है लॉर्ड रिपन की भावनाओं से अनुरूप नहीं बन पाया। दूसरा क्या है जिलाधीश और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने भी क्या है स्थानीय शासन को क्रियान्वित करते समय रिपन की भावनाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। निर्वाचन का सिद्धांत तो लागू कर दिया परंतु मताधिकार कुछ ही लोगों को दिया गया। नगर पालिका का अध्यक्ष सरकारी अधिकारियों से ही बनाया जाता था।
इन संस्थाओं को क्या है पर्याप्त वित्तीय स्वतंत्रता भी नहीं दी गई। इस प्रकार लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था उसमें जो घोषित उद्देश्य थे उसकी प्राप्ति नौकरशाही के विरोधों के कारण क्या है प्राप्त नहीं हो सकी। और जो जनसाधारण की राजनीतिक शिक्षा का जो उद्देश्य रखा था लॉर्ड रिपन ने वो भी क्या है फलीभूत नहीं हो पाया। इसके बाद में क्या है स्वायत्त शासन के विकास में 1909 में क्या है रॉयल कमीशन जो है उसका प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। रॉयल कमीशन की जो नियुक्ति है सन 1907 में की गई थी और भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के विकास के अध्ययन के लिए की गई थी। आयोग ने निष्कर्ष दिया था कि स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं सफल नहीं हो रही है। इस असफलता का कारण निर्वाचन का अभाव, वित्तीय स्वायत्तता की कमी तथा इन संस्थाओं के कर्मचारियों पर नियंत्रण का ढीलापन था। इस आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे। पहला सुझाव ये दिया कि नगरीय क्षेत्रों में क्या है नगर पालिकाओं की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा सुझाव था कि प्रत्येक ग्राम में एक पंचायत होनी चाहिए। तीसरा सुझाव था कि नगर पालिका के जो ज़्यादातर सदस्य हैं अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए और जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही क्या अपना अध्यक्ष चुने। बजट के निर्माण की और टैक्स लगाने की इनको शक्तियाँ होनी चाहिए। इनको कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए और सरकार का जो नियंत्रण है वो क्या है परामर्शकारी और सकारात्मक होना चाहिए और लेखा परीक्षा की भी क्या है एक व्यवस्था होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है वो अलग नहीं होकर उनके मनोनयन की क्या है व्यवस्था होनी चाहिए। तो 1909 का जो ये रॉयल कमीशन था उस पर भी क्या है सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। 1915 में सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसका भारत की जनता ने कोई विशेष स्वागत नहीं किया। 1917 में क्या है 1917 में क्या है ब्रिटिश संसद में क्या है मॉन्टेक्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की जो नीति है उसका उद्देश्य भारत में क्या है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। और 1918 में प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जो मूल रूप से क्या है जो पहले के प्रस्ताव थे उसी के अनुरूप था और इसमें भी क्या है राजनीतिक प्रशिक्षण पर जोर देना, निर्वाचक मंडल का विस्तार करना, गैर सरकारी सदस्यों को अध्यक्ष बनाना, अनावश्यक जो नियंत्रण है स्थानीय निकायों पर उसको कम करना, जो नगरीय सीमाएं हैं उसमें क्या है करारोपण के अधिकार देना और अपना बजट बनाने की स्वतंत्रता और जो गैर कर्मचारी हैं उनके सेवा संबंधी जो समग्र नियंत्रण है उसकी क्या है पूरी व्यवस्था करने का प्रावधान था। तो इस प्रकार से क्या है 1882 से 1919 का जो ये द्वितीय काल है उसमें क्या है ये कुछ ऐसे प्रावधान किए गए। इसके पश्चात जो तृतीय काल है वो 1919 से 1935 का माना जाता है और इस काल में क्या है स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम है उसके अंतर्गत क्या है स्थानीय स्वायत्त शासन का विभाग प्रांतीय सरकारों के जो निर्वाचित मंत्री हैं उनके हस्तांतरित विभागों को क्या शामिल कर लिया गया। और इस अधिनियम में क्या मुख्य प्रावधान ये किए गए कि स्थानीय संस्थाओं का जो गठन है प्राय पूर्ण रूप से क्या निर्वाचन के आधार पर किया जाए और इसके लिए क्या निर्वाचक मंडल जो है उसका भी क्या है विस्तार किया जाना चाहिए और ये जो संस्थाएं हैं इनके अध्यक्ष का पद क्या है गैर सरकारी सदस्य को प्रतिष्ठित करे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और ज़्यादा इनको क्या प्रशासनिक शक्तियां देने चाहिए और ग्रामीण और नगरीय जो हैं दोनों प्रकार की संस्थाओं में क्या बजट निर्माण के क्षेत्र में और ज़्यादा शक्तियां देनी चाहिए। तो ये इसमें क्या है विशेष 1919 के अधिनियम में बताया गया। उसके बाद में क्या है चौथा काल जो है वो 1935 से 1950 का माना जाता है। इस काल में क्या है 1935 के जो अधिनियम भारत सरकार का अधिनियम था उसके पारित होने के बाद में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई। देश में स्वतंत्रता की दिशा में एक शक्तिशाली पहल हुई जिसका स्थानीय संस्थाओं पर क्या है एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब
संस्थाएं क्या है केवल प्रायोगिक नहीं रही, प्रैक्टिकल के नहीं, उनको क्या है वास्तव में क्या है स्वायत्त इकाइयाँ बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ। सभी प्रांतों में क्या है इस दौरान इन संस्थाओं के अधिक लोकतांत्रिकरण के लिए क्या मताधिकार की जो आयु की सीमा थी वो घटा दी गई, और संस्थाओं में क्या है सरकारी मनोनीत सदस्यों की संख्या को भी क्या है कम कर दिया गया। नगर पालिकाओं के विचार विमर्शकारी और कार्यकारी जो निकाय हैं उनको क्या अलग अलग कर दिया गया, और मध्य प्रदेश, बम्बई, उत्तर प्रदेश में क्या है नगर पालिकाओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए, सुझाव देने के लिए समितियां भी बना दी गई। इसी काल में क्या चेन्नई में 1930 और 1933 में क्या 2 महत्वपूर्ण अधिनियम भी बनाए, और जो बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में समितियां बनी थी इन संस्थाओं की समीक्षा के लिए नियुक्ति की थी, और इनके प्रतिवेदन क्या है जो थे उस पर क्या है आज़ादी से पूर्व ही क्या है इम्प्लीमेंट कर दिए गए। और एक 1947 में जब आज़ाद हुआ देश तो उससे क्या है एक नया उत्साह पैदा हुआ, और एक नए उत्साह के साथ ही एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ इन संस्थाओं के स्वायत्तता के विकास के लिए। 1948 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर राज्यों के स्वायत्त मंत्रियों का एक सम्मेलन राजधानी में आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर थी। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि इस प्रकार का सम्मेलन पूर्व में नहीं हुआ, क्योंकि स्थानीय स्वायत्त शासन पूर्णतया प्रांतीय सरकारों के अधिकार सीमा में आता है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्थानीय स्वायत्त शासन किसी भी सच्ची प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार है और उसको होना चाहिए। हम लोगों की आदत हो गई है कि हम प्रजातंत्र को प्रशासन के ऊंचे स्तरों पर ही सोचते हैं, नीचे के स्तरों पर नहीं। जब तक प्रजातंत्र का नीचे की इन आधारशिलाओं का निर्माण और विकास नहीं किया जाता तब तक वह उच्च स्तरों पर कदापि सफल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से क्या है ये जो चौथा काल था इसमें क्या है स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। इसके पश्चात हम पांचवा और जो छठा काल है उसका हम अगली कक्षा में या वीडियो में अध्ययन करेंगे।